नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपीपीसीएस के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने अब तक यूपीपीसीएस के दृष्टि आईएएस संस्थान के 5 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 6। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 6। छिपकली की नई प्रजाति साइटोडैक्टाइल्स वेरिंगटेंसिस पाई गई अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी प्रजाति पाई गई है तो वो है आपका आंसर मिजोरम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हालिया में एक छिपकली की प्रजाति जो उड़ने वाली छिपकली के तौर पे जानी गई है, ठीक है, ये मिजोरम में पाई गई है। ठीक, और इसका नाम वेरेंगटे वेंटुडू, इसका नाम क्या रखा गया है? वेरेंगटे वेंटूड गेको रखा गया है। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन में देखिए, भारत, ब्राज़ील, चीन, क्यूबा और इंडोनेशिया। तो चीन का जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है वो देश है मित्रों भारत। कौन सा देश है? भारत। और इसके साथ ही बता दें कि चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी के लिए जो संगठन है, इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चीनी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर मित्रों कहाँ पर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है मित्रों? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है 3? इसे समझते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या है? पहला, थर्मल पावर, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, मेजा थर्मल पावर स्टेशन, ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन। तो यहाँ पे बताना है कौन सा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है। तो यदि हम इनके नाम से देखें तो अनपरा जो थर्मल पावर स्टेशन है मित्रों, वो आपका सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। हरदुआलगंज थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो अलीगढ़ में है। कहाँ पर है मित्रों? अलीगढ़ में है। ऐसे ही मेजा थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो ये प्रयागराज में है और ऊंचाहार रायबरेली के पास स्थित एक जगह है और ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका रायबरेली में स्थित है। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो ये हुआ 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का वाणिज्यीकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने वाला पहला देश, ऑप्शन ए है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है ठीक है, पहला देश और नेपाल और भारत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने वाले के तौर पर जिस देश का नाम आता है उस देश ने स्वयं अपने यहाँ के सभी आवारा कुत्तों को टीकाकरण युक्त कर दिया है और उस देश का नाम है मित्रों क्या? भूटान। क्या नाम है मित्रों? भूटान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में निम्नलिखित में कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? तो ऑप्शन है सूर्य मंदिर कोणार्क,
एलोरा मंदिर के एलोरा गुफाएं औरंगाबाद, ठीक है, ठीक है। तीसरा है हम्पी कर्नाटक और चौथा है सूर्य मंदिर महाबलीपुरम। तो हरित गृह ऊर्जा, पहला हरित ऊर्जा, तो पहला हरित ऊर्जा का मतलब ये बात ये समझ में आ जाएगी कि ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड ऐसा कौन सा स्थल है। तो भारत में ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड जो पहला स्थल बना है वो है आपका महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु का सूर्य मंदिर। कहाँ? तमिलनाडु का सूर्य मंदिर। और इसके बारे में ये भी बता दें कि यूनेस्को का एक धरोहर के तौर पे भी इंगित किया गया चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसे समझते हैं। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में किस राज्य ने विशेष बाघ सुरक्षा बल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF बनाने की मंजूरी जिस राज्य ने दी है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है मित्रों? अरुणाचल प्रदेश ने अपने यहाँ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दी। ठीक है, जैसे कि 2008 में बाघ संरक्षण के महत्व को समझते हुए STPF का गठन किया गया है। STPF को कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और असम के राज्यों में भी चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अक्टूबर में इसने अरुणाचल प्रदेश ने इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है? 7वां, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तर प्रदेश में, असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। जैसा कि आप लोग जानते हैं रानी दुर्गावती जो थी वो कहाँ की रानी थी? वो बुंदेलखंड क्षेत्र की रानी थी, गोंडवाना क्षेत्र के में आती थी। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका कहाँ पर स्थित था? ये मध्य प्रदेश में स्थित था। तो वहीं पर जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 54वां टाइगर रिजर्व है। और अगर MP की बात कर लें तो वहाँ का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह कौन सा आंसर हुआ? C ऑप्शन हमारा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए नोवेल वैक्सीन IXIX विकसित की गई है? नोवेल वैक्सीन IXIX विकसित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से जरा उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका पहला है खसरा, दूसरा है डेंगू, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है गलसुआ। तो नोवेल वैक्सीन IXIX जो बनाई गई है मित्रों वो भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वल्नेवा द्वारा विकसित की गई है। और ये चिकनगुनिया के वायरस CHIKV के लिए की गई है। किसके लिए? यहीं से समझ जाइए, चिकन यानी चिकनगुनिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? सी बकथॉर्न हिम्पोफे एल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है संबंधित है। तो सी बकथॉर्न के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या है? ये लद्दाख के से को मिला है और ये एक तरह की झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग का खाने योग्य बेरी पैदा करती है। और इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है जिसमें विटामिन विशेष रूप से C भरपूर मात्रा में होता है। और इसे वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्डन बोस या गोल्ड माइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका लद्दाख के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूज़िक घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ म्यूज़िक में यहाँ पर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी जयपुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय इतिहास में ग्वालियर का एक अपना स्थान है और उसे सिटी ऑफ म्यूज़िक घोषित किया गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ऐसे ही सिटी ऑफ लिटरेचर भी घोषित किया गया है जो कि आपका केरल का कनिकोज ही है, कनिकोज। ठीक है, इसे सिटी ऑफ लिटरेचर इस साल घोषित किया गया है।
सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? केरल के कनिकोज को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ये ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर यदि बात करें अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में पहला जो पॉलीथीन कचरा बैंक बनाया गया है वो उत्तराखंड में बनाया गया है, और ये उत्तराखंड के कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर है मित्रों? देहरादून में है। ठीक है, देहरादून छावनी बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है, और ये पहला ऐसा बैंक होगा जो घरों और सड़कों से गंदगी तो साफ करेगा ही, साथ ही इसे कमाई का जरिया भी बनाया जाएगा। बात समझिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? उसे समझते हैं। क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है। 2 कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है। कोबाल्ट, फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं। तो अगर हम क्रिटिकल खनिजों के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने ऐसे 30 खनिजों को घोषित किया है, ये बात बिल्कुल सही है, और कोबाल्ट और फास्फोरस इनमें आते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि इन 3 खनिजों में एंटीमनी है, बिस्मिथ है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, हैफ्नियन है, इंडियन है, लिथियम है, ये सारे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ए फार्माक्रिसिस, ए बी AI, सी बैक्स और डी साइबर वॉर। तो कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कोलिंस डिक्शनरी द्वारा AI को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर नवंबर 2022 में चैट गैप लॉन्च होने के बाद से AI शब्द ऑनलाइन खोज में वृद्धि हुई है, और AI बाज़ार में लगभग 800% से अधिक वृद्धि यानी $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र स्थित है, तो मित्रों ये संयंत्र जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पहला संयंत्र है उत्तर प्रदेश के नमो घाट, और घाटों का शहर एक ही है जिसको आप वाराणसी के नाम से जानते हैं। वाराणसी के किस घाट पर है? नमो घाट पर ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? दुर्लभ धातुओं में से एक टेंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया है? ए ब्यास, बी चेनाब, सी झेलम और डी सतलुज। तो दुर्लभ धातुओं में से टेंटलम हाल ही में किस ब्यास से, चेनाब से, झेलम से या सतलुज से? तो यहाँ पर यदि हम बात करें टेंटलम जो पाया गया है वो सतलज नदी के पास पाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
16 पर म्यूज़िक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में। तो म्यूज़िक फ्रॉग में अगर हम बात करें तो म्यूज़िक फ्रॉग जो एक मेंढक की नई प्रजाति है, आकार की, आणविक और धात्विक साक्ष्यों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूज़िक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, इसका नाम नुआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है, यानी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है, इसका नाम रखा गया है नोया दिहांग नदी के नाम पर। ठीक है, नोया दिहांग नदी के नाम पर यह एक नई प्रजाति, उस प्रजाति में मेंढक का शरीर सुदृढ़ होता है। नर मेंढक की लंबाई 1.8 इंच से 2.3 इंच तक होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। नागालैंड में खोजी गई बदीस लीमा कुमी की एक नई प्रजाति है। बदीस लीमा कुमी की नई प्रजाति मेंढक की है, सांप की है, कछुए की है या मछली की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, नागालैंड में जो बदीस लीमा कुमी खोजी गई है वो एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की मछली है। और ये ऑपरेकुलर स्पाइन के पास एक विशिष्ट ऑपरेकुलर लॉन्च अस्थियों का एक ढांचा से मुक्ति संरचना बनाती है। यानी ये किस प्रकार है, बदीस लीमा कुमी एक मछली है और ये बदिडे परिवार से संबंधित है जो मीठे जल में पाई जाती है। ये बात ध्यान रखना, ये मीठे जल में पाई जाने वाली एक मछली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है, बोंगो सागर भारत और के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बोंगो सागर, तो बोंगो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसमें ज़्यादा याद करने या गैस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बोंगो यानी बंगाल, यानी किसके साथ रहा होगा, ये बांग्लादेश के साथ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है। कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो यहाँ पर एक बात करिए, अगर कॉल फॉर सेफर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट और काम के लिए जो सारी योजनाएं या जो सारे प्रोजेक्ट लेके आता है वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ पर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय जो समूह हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो वो किस राज्य में सर्वाधिक हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और पिछड़े हुए जो आदिवासी हैं वो किस राज्य में हैं, उड़ीसा में हैं। कहाँ पर हैं, उड़ीसा में हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है। एमिशन गैप रिपोर्ट यानी जो आपका एनवायरनमेंट से संबंधित बात की गई है। यहाँ पर एमिशन यानी जो एमिशन होता है, जो धुआं होता है या जो प्रदूषण होता है वो उसमें कितना गैप, कितना डिफरेंस है, इसके बारे में तो बात यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ओके, ये आपका हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट करना। IMF कतई नहीं होगा, IUND कहीं नहीं होगा। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये ज़्यादा सटीक बैठेगा, यानी इसे आप एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं, यानी UNO एनवायरनमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत ये हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। पश्चिमी घाट में कॉन्डोलेमाइसिस एल्बो सिक्वेमोसस की खोज की गई है। क्या, सिक्वेमोसस की खोज की गई है। तो यहाँ पर यदि हम देखें किसकी प्रजाति है, इस पर यदि हम बात करें
तो यहाँ पर ऑप्शन ए मशरूम की, ऑप्शन बी कटहल की, ऑप्शन सी तरबूज की और ऑप्शन डी सेब की। तो पश्चिमी घाट में कॉन्डेलोमाइसिस प्रजाति जो है वो मशरूम की एक प्रजाति के तौर पर खोजी गई है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे खोज की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है, 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के विषय क्या था? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास का निर्माण, बी सुरक्षा, गुणवत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी परिवर्तन अवश्यंभावी है और डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पॉल लिंच, ऑप्शन बी सारा बर्नस्टीन, चेतन नामारू, ऑप्शन डी जोनाथन एस्कोफेरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया है वो है पॉल लिंच को। किसे दिया गया है? पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया गया है और उनकी रचना है प्रोफेटा सॉन्ग को। किसकी, इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है प्रोफेटा सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस जिले में बनाया गया है? कानपुर, इटावा, बाराबंकी और जौनपुर। तो भेड़ बकरी पालन केंद्र के बारे में यदि हम बात करें तो भेड़ बकरी पालन केंद्र प्रशिक्षण केंद्र वो बनाया गया है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में, यानी उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह घोषणा की है और इसका लोकार्पण किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना संबंधित है बिजली उपभोक्ताओं से, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, कालाधन से और आयकर से। तो उत्तर प्रदेश की एक मुश्त समाधान योजना जो संबंधित है वो है आपकी बिजली उपभोक्ताओं से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जामनगर और ऑप्शन डी सहारनपुर। तो ये यदि हम भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो बनाया जा रहा है मित्रों कहाँ पर? सहारनपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है? सहारनपुर में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी रुड़की और आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में यह बनाया जाएगा। इसकी पहल दूरसंचार क्षेत्र के नवाचार और विकास के बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यानी आईआईटी रुड़की का ये सहारनपुर वाले कैंपस में बनाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसका संस्कृति महोत्सव आयोजन किया गया है, तो ये संस्कृति महोत्सव जो आयोजित किया गया था ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में। और इस संस्कृति का या इस का मेन उद्देश्य जो था वो लोक कलाओं सहित देश भर की और दुनिया भर की प्रसिद्धि दिलाना है लोक कलाओं का। और यदि हम इसकी थीम के बारे में यहाँ पर बात कर लें, इस महोत्सव की जो थीम थी वो थी हमारी संस्कृति। क्या थी? हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये इसकी क्या है? इसकी थीम थी मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है, मिथुन जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य का राज्य पशु है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी असम। तो मिथुन जो हालिया में क्या रहा है,
चर्चा में रहा है और इसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु भी बनाया गया है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये खाद्य पशु का टैग कहाँ पे मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। ये नागालैंड का भी राज्य पशु है, यहाँ ये भी बात ध्यान रखना, ये नागालैंड का भी राज्य पशु है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 27 और ऑप्शन डी 2030। तो उत्तर प्रदेश को 2000 कब तक बनाना है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था? तो वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2027, यानी अगले 4 सालों में हमें उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया? वो गोरखपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गोरखपुर में किया था। और इस का उद्घाटन का किसने किया था? और इसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीतने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है मित्रों? उत्तर प्रदेश है जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मत्स्य पालन दिवस, यहाँ इसकी भी डिस्कस कर लें। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब होता है? मत्स्य पालन दिवस कब होता है? वो होता है 22 नवंबर को। कब होता है? 22 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं 33 पर। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया? ऑप्शन ए 2005, 2002, 2007 और 2000। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो अलग हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर। कब? 9 नवंबर 2000 को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर इसको किया गया है। ठीक है, पंचमढ़ी। ठीक है, तो ये जो उद्घाटन किया गया था ये कौन सा उद्घाटन था? ये IIT और IIM के विभिन्न छात्रों द्वारा बनाई पार्क सुविधा बढ़ाने के लिए IIT इंदौर से यह तकनीक मंगाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हीरा लाल सामरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग का, ऑप्शन बी केंद्रीय सतर्कता आयोग का, ऑप्शन सी केंद्र भारतीय चुनाव आयोग का और ऑप्शन डी इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो यह हीरालाल सामरिया जो नियुक्त किया गया है वो किए गए हैं केंद्रीय सूचना आयोग का। ठीक है,
केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी CIC का नियुक्त किया गया है। और ये जो हैं CIC की अगर हम स्थापना करें तो CIC की स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में किया गया था। और जो ये CIC है वो कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो सैरा, राई, धुरिया और मयूर, ये ऑप्शन दिए गए हैं, सैरा, राई, धुरिया और मयूर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बुंदेलखंड यानी जो क्षेत्र है उसका कौन सा नृत्य जो इसका नहीं है, तो वो एक ही नृत्य है, वो है आपका मयूर। मयूर जो है वो आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ब्रज क्षेत्र के अन्य नृत्यों के बारे में यदि हम बात करें तो ब्रज के अन्य हैं रास और झूला, ये लोक नृत्य हैं, ये बात ध्यान रखना। लोक नृत्य हैं रास और झूला और मयूर, ये लोक नृत्य के तौर पे जाने जाते हैं। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो सैरा, धुरिया, राई, इसके अलावा कार्तिक, इसके अलावा देवी, इसके अलावा सायरा, सायरा तो दिया ही गया है, दीप, ठीक है, इसके अलावा घोड़ा, राय, कानरा, दीवारी पाई डंडा, पाई डंडा, ये क्या हैं? ये आपके बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कहने का मतलब है जितने भी आपके रूप बदल कर नृत्य होंगे वो आपके कहाँ पर होंगे? वो आपके ब्रज क्षेत्र में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए हैं। ओके, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये बात भारत में उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए, ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी खोज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1860 के बांदा जिले में ही की गई थी। ये हुई थी 1860 में, यानी ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया है? ए लोहरादेव, बी कोल्डीबा, सी महगरा और डी सराय नहार राय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल आरंभिक शताब्दी ईस्वी से 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम को खुलासा किया है, तो वो है आपका लोहरादेव। लोहरादेव वो स्थल है जो नवपाषाण कालीन स्थल के तौर पे भी जाना जाता है और इसने अपनी समय से 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा दी थी लुम्बिनी में, सांची में, सारनाथ में या राजगृह में? तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने धम्म की शिक्षा बनारस के पास सारनाथ नामक स्थान पर दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? दईमाबाद, कोटडीजी, आमेरी और मांडी। तो दईमाबाद अगर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कोटडीजी की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं है और आपकी आमेरी भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर का मांडी गांव में यमुना नदी किनारे स्थित है। और ये किस जगह है? यहाँ ये भी अगर हम लिखना चाहें तो मित्रों ये है आपका मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई थी।
58 से 60 में, 40 से 42 में, 20 से 22 में, 50 से 52 में। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित हस्तिनापुर टीले की जो खुदाई की गई थी वो की गई थी 1950-52 में। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर जो पहली बस्ती मिली है वो 1200 से 1500 BC के पूर्व की मिली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी देवीपाटन और डी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वो कौन सा तीर्थ स्थल है जो जैनियों का भी तीर्थ स्थल के तौर पे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का वो स्थल जो बौद्ध और जैनियों दोनों का है वो स्थल है आपका इलाहाबाद के पास कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल एवं जैन साहित्य में इस पर बार बार चर्चा हुई है और ये दोनों धर्मों का प्रमुख स्थल के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन 43? राजा अवंती पुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? राजा अवंती पुत्र की बात अगर हम करें, ऑप्शन दिए गए हैं काशी, ऑप्शन बी दिया गया है चेदी, ऑप्शन सी दिया है अवंती और ऑप्शन डी दिया है सूरसेन। तो यहाँ पर यदि हम राजा अवंती पुत्र की बात करें तो ये किस महाजनपद से हैं? तो ये सूरसेन महाजनपद से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? सूरसेन महाजनपद से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी? ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कंबोज और ऑप्शन डी पांचाल। तो ये जो राजधानी थी मित्रों, ये कहाँ पर थी? ये आपकी राजधानी बरेली जो राजधानी महाजनपद के समय है वो आपकी पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, वही छत्र इसकी क्षेत्र थी उत्तर प्रदेश की बरेली, आधुनिक रामनगर के साथ इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस शिलालेख से यह ज्ञात किया कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन बी मंदसौर स्तंभ लेख, ऑप्शन सी उदयगिरी ऑप्शन लेख, ये है ऑप्शन डी। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो भानुगुप्त से स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि उसने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या है? निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर यदि आगरा के संस्थापक के तौर पर अगर हम बात करें तो वो कौन है? सिकंदर लोदी हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि सिकंदर लोदी के समय भारत में पाकिस्तान की तरफ से कह लें या अफ़गानिस्तान या ईरान की तरफ से कह लें, वहाँ से बराबर आक्रमण होते थे और राजस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो वहाँ पर उन्हें रोक सके। तो वहाँ से राजस्थान के रास्ते बार बार उपद्रव होते रहते थे, इसलिए वहाँ राजस्थान शीघ्र पहुँचें। ठीक है, इसलिए सिकंदर लोदी ने वहाँ पर एक नगर बीच में बसाया, दिल्ली और राजस्थान के बीच में, और उस नगर का नाम था आगरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी अजमेर। तो अकबराबाद के नाम से जाना जाता है वो कौन सा? अकबराबाद के नाम से जाना जाता है था अकबराबाद। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा शहर है जो अकबराबाद के नाम से जाना जाता था, तो आगरा शहर का स्वर्ण युग मुग़लों के समय प्रारंभ हुआ, जो किस नाम से जाना जाता था? वो अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ बादशाहों अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ आदि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा है। अकबर के समय 12 सूबे शाही शीर्ष स्तर पर प्रांत का नाम था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी कलियर, ऑप्शन सी देवा शरीफ, ऑप्शन डी गढ़ मुक्तेश्वर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी
वारिस अली शाह की मज़ार का मेला कहाँ पर लगता है? वो लगता है देवास शरीफ में। कहाँ पर मित्रों? देवास शरीफ में लगता है, जो लखनऊ से 42 किलोमीटर दूर बाराबंकी ज़िले के मुख्यालय के पास स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए आगरा का किला, ऑप्शन बी बादलगढ़ किला, अपनी राजधानी लाल किला, ऑप्शन डी बरौली किला। तो 1558 में जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी राजधानी 1558 में कहाँ पर बनाई थी? आगरा के बादलगढ़ किले में बनाई थी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यह खंडर अवस्था में था। अकबर ने इसका पुनर्निर्माण कर राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? इसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ धार्मिक शिक्षक हैं और उनके क्षेत्र के तौर पर हैं। धार्मिक शिक्षक जैसे हम लाल देद के बारे में बात करें तो लाल देद जो थे वो कश्मीर क्षेत्र से थे। लाल शहबाज कलंदर की बात करें सिंध से थे। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में हैं। रामानंद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हैं। यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है 51? जरा इसे देखते हैं। 1479 तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? 1479 में यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के ये जो क्षेत्र हैं, ये किसके अधीन थे? जो बस्ती के आसपास उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र, तो ऑप्शन है जौनपुर के सल्तनत के, राजपुर के, राजपूतों के, दिल्ली के या परमार के। तो ये बस्ती वाला जो क्षेत्र था वो जौनपुर की सल्तनत के अधीन था। ठीक है, 1479 में अधिकार के बाद बहलोल लोदी ने इस सल्तनत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को अपने भतीजे मुजफ्फर फरमूली काला पहाड़ को सौंप दिया, जिसका मुख्यालय बहराइच में था और इस जिले के आसपास के क्षेत्र इस पे शामिल थे। महात्मा कबीर का भी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। खलील उर रहमान का मकबरा कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी मगहर, सी मुरादाबाद और डी लखनऊ। तो खलील उर रहमान का मकबरा जो बनाया गया है वो मगहर में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? मगहर में। 1680 में और मुग़ल काल के औरंगजेब के समय राजस्व नियमित भुगतान करने के लिए काजी अलील खुल रहमान गोरखपुर चकलेदार भूमि के रूप में भेजा गया था और खलील उर रहमान ने गोरख भुगतान किया और इस कदम के परिणाम स्वरूप अमरोहा नागर के नाराजा जिन्होंने हाल ही में सत्ता हासिल की थी तुरंत अपनी अधीनता प्रस्तुत कर दी और यह टकराव टल गया। इसके बाद गवर्नर मगहर के लिए रवाना हुए, जिसे फिर से घेर लिया गया और बंसी के राजा ने राप्ती नदी के तट में किले में रहने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। ठीक है, खलीलाबाद शहर जो अब नवनिर्मित संत कबीर नगर का मुख्यालय है, ठीक है, वह खलील उर रहमान के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जयचंद्र का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ? पानीपत के युद्ध से, तराइन के युद्ध से या चंदावर के युद्ध से या प्लासी के युद्ध से? तो जयचंद्र जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे और मोहम्मद गौरी से इनका युद्ध 1194 में चंदावर के युद्ध के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है 54? इसे समझते हैं। गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर के शासनकाल में अफ़गान अली कुली खान ने गाजीपुर के कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया।
2 गाजीपुर के राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य आ गया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर की बात करें तो ये जो दोनों कूट दिए गए हैं ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दिल्ली निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीले को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए राजा संसार चंद द्वितीय, हमीर चंद, राजा रणजीत सिंह, राजा ईश्वरी सेन। तो इस क्षेत्र को जिसने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया वो थे राजा संसार चंद्र द्वितीय। कौन थे? राजा संसार चंद्र द्वितीय ने हमीरपुर में सुर्खियों में आया और सुजानपुर के टीले को अपनी राजधानी बनाया। राजा संसार चंद का अगर हम समय की बात करें तो 1775 से 1823 तक शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दिया था? मेरठ, अलीगढ़, रायबरेली, उन्नाव। तो नमक सत्याग्रह को सबसे पहले जिसने नेतृत्व किया था वो क्षेत्र था रायबरेली। और रायबरेली के प्रसिद्ध व्यक्तित्व राणा बेनी माधव सिंह इसी क्षेत्र से थे और यहाँ के निवासियों द्वारा जिला अस्पताल के रूप में इनका नाम रखा गया है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में व्यक्तित्व में कौन उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़ा था? गंगा प्रसाद वर्मा, AP सेन, राय राजेश्वरी बाली, जगत नारायण। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 3, 1 और 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सारे के सारे व्यक्तित्व जो हैं वो उत्तर प्रदेश के इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 58? उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था और इसमें कौन से कथन सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं मदन मोहन मालवीय से संबंधित ये सही नहीं है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1839 में 1857 में सदर अमीन के पद पर 1878 में, कब? 1878 में की गई थी, न कि उसमें। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि ये वाला हमारा सही है ही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59? इसे समझते हैं। निम्नलिखित को बताइए कौन कांग्रेस से अध्यक्ष कब बना? तो यदि हम सरोजनी नायडू की बात करें, रमेश चंद्र दत्त की बात करें, ठीक है, JB कृपलानी की बात करें, विवियन वेडरवन की बात करें, तो ये कब बने थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें रमेश चंद्र दत्त, तो रमेश चंद्र दत्त जो थे वो 1899 में, कब? 1899 में लखनऊ के अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। विलियम बेवर्डन की बात करें तो ये 1910 में इलाहाबाद के अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। सरोजनी नायडू की बारे में बात करें तो ये 1925 में कहाँ पर बनाई गई थी? कानपुर में अध्यक्ष बनाई गई थी। JB कृपलानी की बात करें तो ये 1946 में मेरठ में बनी थी और देश की आज़ादी के समय JB कृपलानी ही आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कौन कब बना, यानी रमेश चंद्र दत्त आपके चौथे नंबर पर हैं, यानी आपके विलियम बेवर्डन आपके तीसरे नंबर पर हैं, आपकी सरोजनी नायडू दूसरे नंबर पर, यानी 4 3 2 1।
4 3 2 1, यानी यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। नसरुद्दीन हैदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था। 2, तारावली कोठी की स्थापना 1832 में उनके द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में कौन से कूट सही हैं? तो नसरुद्दीन हैदर के संबंध में ये जो दोनों कूट कहे गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य सम्मिलित थे? 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से द्वितीय कांग्रेस के गठित में 5 सदस्य सम्मिलित थे। ठीक है, अब उन 5 सदस्यों में नाम अगर हम देखें तो गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हमीद अली और लखनऊ में नवाब रजा खान तथा मुंशी काशी प्रसाद सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक सदस्य था? राम मनोहर लोहिया, रोशन सिंह, लक्ष्मी रमण आचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सही है तो राम मनोहर लोहिया, रोशन सिंह, लक्ष्मी रमण आचार्य और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशक था? तो हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशक की अगर हम बात करें तो वो हैं आपके ऑप्शन ए हजरत मोहानी, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हिंदी समाचार पत्र प्रताप के प्रकाशक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यदि हम इनमें जो नाम और दिए गए हैं इनके बारे में जानें तो हजरत मोहानी जो हैं उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद 1921 में। ठीक है, कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे हजरत मोहानी। ठीक है, ये वह कवि और एक महान इस्लामी विद्वान थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की बात करें गोविंद बल्लभ पंत, ये कांग्रेस सदस्य और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किया और 17 जुलाई से 2 नवंबर 1939 में 17 जुलाई से 2 नवंबर 1939 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। विजय सिंह पथिक के बारे में बात करें तो विजय सिंह पथिक जो हैं जो बुलंदशहर के गुठावली गांव के थे, इनका मशहूर नाम भूप सिंह था और राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने नो टैक्स अभियान की शुरुआत की? नो टैक्स अभियान के बारे में यदि हम बात करें तो लखनऊ और बनारस, प्रयागराज और मेरठ। तो प्रयागराज में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था द्वितीय किसान आंदोलन 1931 के समय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है? कमांडर निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के केंद्र ब्रिटिश कमांडर सही है? झांसी कॉलिन कैम्पबेल, इलाहाबाद जनरल ह्यूरोज, मथुरा कर्नल नील, कानपुर जनरल रेनॉल्ड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें झांसी में कौन हुआ था तो झांसी में जनरल ह्यूरोज थे। कौन सुमेलित? जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद के बारे में बात करें तो कर्नल नील थे। ठीक है, मथुरा के बारे में बात करें तो कॉलिन कैम्पबेल और जनरल हैवलॉक थे। ठीक है, मथुरा के बारे में कॉलिन कैम्पबेल और जनरल हैवलॉक। और कानपुर के बारे में बात करें तो और कर्नल नील भी थे, ये सही है। कानपुर में बात करें तो कानपुर के हैं कॉलिन कैम्पबेल। कानपुर के कॉलिन कैम्पबेल, जनरल रेनॉल्ड नहीं। तो सब गलत हैं, केवल सी हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66, इसे समझते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा, ओके। अवध किसान सभा, ओके। इसके बाद एका आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा। तो यहाँ पे बताना है कौन कब बना। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिसके संस्थापक, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दिया है उत्तर प्रदेश किसान सभा, दूसरा दिया है अवध किसान सभा और तीसरा एका आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक गौरी शंकर, इंद्र कुमार, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1918 में। अवध किसान सभा की अगर हम बात करें तो बाबा रामचंद्र द्वारा की गई थी, ये की गई थी 1920 में। एका आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये मदारी पासी द्वारा शुरू किया था 1921 में। अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बात करें तो स्वामी सहजानंद द्वारा शुरू किया गया था लखनऊ में 1936 में। तो जो क्रम है 1 2 3 4, वही क्रम इसका सही क्रम होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाए। ऑप्शन 1 2 3 4 सॉरी, ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राजा घोषित किया गया था। ऑप्शन ए देवी सिंह को, ऑप्शन बी राव उमराव सिंह भाटी को, कदम सिंह को या लाल प्रताप सिंह को। तो यदि हम यहाँ पर बात करें मथुरा का राजा किसे घोषित किया गया था, तो वो घोषित किया गया था देवी सिंह को। किसे किया गया था, देवी सिंह को, जिन्होंने मथुरा में 1857 की क्रांति का भी नेतृत्व किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस आंदोलन की शुरुआत 1866-67 में हुई थी। मौलाना शिबली नोमानी और अल्ताफ़ हुसैन इस आंदोलन के संस्थापक थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल दो, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत 66 में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन शिवाली नोमानी और अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही, यानी 2 गलत 1 सही। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने बनारस में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी लियाकत अली, कुंवर सिंह, कदम सिंह, देवी सिंह। तो यहाँ पर बात करें कुंवर सिंह ने बिहार में किया था, देवी सिंह ने मथुरा में किया था, कदम सिंह ने दिल्ली में किया था। तो यहाँ पर केवल एक है, मौलवी लियाकत अली ने कहाँ पर किया था, इन्होंने इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, इसे मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखना है क्या सही है। तो दौलत खान, विलायती बाग, केसर बाग, छोटा इमामबाड़ा, तो ये किसने कब बनवाए हैं, इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो यदि हम बात करते हैं किसने कब क्या बनवाया है इसके संबंध में, तो दौलत खान बाग यदि हम बात करें तो दौलत खान बाग जो बनवाया था वो आसफ उद्दौला ने बनवाया था, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है। ऐसे ही विलायती बाग के बारे में यदि हम बात करें तो वो आपके गजाउद्दीन अहमद हैदर ने बनवाया था। ठीक है। केसर बाग के बारे में बात करें तो केसर बाग वाजिद अली शाह द्वारा बनवाया गया था और छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह द्वारा, यानी 3 4 2 1। कौन सा, 3 4 2 1। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। काशी, वत्स, कुरु और अंग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौशाम्बी जो थी वो आपकी वत्स महाजनपद की राजधानी
थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई थी। चरकुला नृत्य यदि आप जानते हों तो ये आपका ब्रज क्षेत्र का काफ़ी मशहूर नृत्य है और ये ब्रज क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के पुत्र के जन्म के समय होता है। ख्याल नृत्य, छपेली नृत्य, धुरंग नृत्य या रासलीला। तो यहाँ पर यदि बात करें पुत्र के समय जो नृत्य होता है उस नृत्य का नाम है ख्याल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ख्याल नृत्य विभिन्न शैलियों में पुत्र के जन्म पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वांग लोक नृत्य प्रचलित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। स्वांग या बहरूपिया नृत्य जो तौर पे जाना जाता है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ कहाँ पर होता है? ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में होता है। महाराष्ट्र में ये नहीं होगा, यानी 1, 2, 3 कहाँ पे मिलेंगे? बी ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है 75? इसे समझते हैं। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, मिलाइए और हमें भी बताइए। ठीक, तो पूर्वांचल में यदि हम बात करें, ब्रज में बात करें, अवध में बात करें, बुंदेलखंड में बात करें, दीवारी पाई डंडा सीधी बात है बुंदेलखंड में है, झूला ब्रज में है, पूर्वांचल में चौरसिया होगा और अवध में कालाबाजी होगा, कलाबाजी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें मिलाएं तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा मित्रों? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है? 66 पर, जरा उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है। ऑप्शन ए लखनऊ घराना, बी फतेहपुर सीकरी घराना, सी सहारनपुर घराना और डी कानपुर घराना। तो पूरब घराना भी कहा जाता है, वो कौन सा घराना है? तो वो है मित्रों लखनऊ घराना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में संगीत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण प्राप्त था। बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनद पिया नामक बंदिश का विकास किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट हैं इनमें से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ अयोध्या नरेश ददुआ के संरक्षण प्राप्त था उन्हें, और बिंदादन महाराज कथक में ठुमरी गायन लेकर आए थे। ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित में से कौन आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं है। आगरा संगीत घराने से संबंधित ऑप्शन ए नत्थन खान, ऑप्शन बी दिनकर काकनी, ऑप्शन सी पंडित गणपत राव और ऑप्शन डी फैयाज खान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आगरा घराने से संबंधित नत्थन खान भी हैं, दिनकर काकनी है, फैयाज खान भी हैं, पंडित गणपत राव नहीं हैं, यानी यही ऑप्शन हमारा गलत होगा और यही आंसर भी होगा। पंडित अगर हम गणपत राव की बात करें तो ये सुन्नू खुराना ये सब के सब आपके रामपुर घराने से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश लोकगीतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इसरुई फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यहाँ पर यदि हम बात करें कजरी जो है वो महिलाओं द्वारा तो गाई जाती है, लेकिन शीत ऋतु में नहीं, ये बरसात में गाई जाती है। कब की गाई जाती है? बरसात के समय गाई जाती है, यानी ये गलत, जबकि ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बरसात के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गाना क्या होगा?
कजरी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। निम्नलिखित लोक में से कौन सा लोकगीत उन दुखी पत्नियों से संबंधित है जो अपने पतियों से अलग हैं। ढोला, रागनी, पनवरा और बिरहा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिरहा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जब पति दूर प्रदेश नौकरी करता है तो महिलाओं द्वारा बिरहे में जो गीत गाया जाता है वो आपका कौन सा गीत है, बिरहा गीत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, और ये सूची में मिलाना है कौन सा मेला कहाँ लगता है। गोविंद साहब मेला, दादरी मेला, सावन झूला मेला, ध्रुपद मेला। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कौन सा मेला कहाँ लगा। गोविंद साहब मेला आपका कहाँ लगता है, ये मित्रों लगता है अंबेडकर नगर में। कहाँ पर, दोनों। ददरी मेला के बारे में बात करें तो ये बलिया का काफ़ी फेमस मेला है। सिनवन झूला के बारे में बात करें तो ये अयोध्या में श्रावण कुमार थे तो ये वहाँ पर लगेगा। ध्रुपद मेला आपका बनारस 2143 यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सटीक जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82, इसे समझते हैं। कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा। तो कैलाश मेला के बारे में यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये आगरा में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला महोत्सव प्रत्येक कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। तो पूर्ण कुंभ के बारे में यदि हम बात करें, रुकना, ये क्या हुआ, कैलाश मेला प्रतिवर्ष, ये थोड़ा गलत हुआ है। कैलाश मेला प्रतिवर्ष की अगर हम बात करें तो कैलाश मेला आगरा में एक रंगीन कॉर्नवेल मेला है, ये बिल्कुल सही है कैलाश मेला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, पूर्ण कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या कह रहा है 84, संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भक्ति आंदोलन के एक दक्षिण भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। उनके भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया है जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। नीचे दी गई कूट का सही प्रयोग करके बताइए। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन में दक्षिण के रहस्यवादी कवि संत थे, तो कवि रविदास दक्षिण भारतीय नहीं थे, ये तो बिल्कुल गलत है। उनके भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। निम्नलिखित में से कौन सा योग कवि के योगदान को सुमेलित नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत लिखा है, बिल्कुल सही है, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा ने, यदि यहाँ पे बात करें, बता रहे हैं महादेवी वर्मा, क्या लिखा है, रश्मि लिखा है। ठीक है, बेबी सही है। धर्मवीर भारती ने भारत भारती नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने लिखा है गुनाहों का देवता। क्या लिखा है, गुनाहों का देवता नामक ग्रंथ। ये जो भरत भारती है ये लिखा है आपके किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। यही हमारा गलत होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कर्मभूमि उपन्यास किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, अमीर खुसरो, जयशंकर। तो ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की अगर हम बात करें 72, 75, 92, 95, तो ये की गई है 1872 में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के बारे में बात करें तो बनारस, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मित्रों स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और यदि हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1924 में हुई थी। 1994 में हुई थी। 24 दिसंबर 1994 में भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 2023 में उत्तर प्रदेश
भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश? यदि हम ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जबकि पहला अभी भी उत्तर प्रदेश से आगे कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें संचालित हैं? उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए 115, 118, 10 और 14। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में यानी इस सत्र में 118 मिलें संचालित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर हो गई है 3.5, 14, 3.5, 1.4, 2.6 और 3.7। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो घटकर हो गई है नवीन आंकड़ों के अनुसार 2.6% हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, चौथा, तीसरा और दूसरा। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान राजस्थान का है। किसका है मित्रों? राजस्थान का है। और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। आवधिक श्रम बल 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी थी? तो इसकी 14.23, 32.10, 39.80। तो ये कितनी है? 32.10%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चाय उत्पादक जिला नहीं है? ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी मैनपुरी। तो चाय उत्पादक जिला इनमें से अगर हम बात करें तो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर सीधी बात आप जानते हैं कौन सा नहीं होगा? मैनपुरी नहीं होगा चाय उत्पादक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9, 8, 7, 6। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश को जलवायु के अनुसार 9 भागों में बांटा गया है। कितने में? 9 भागों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेयरी फाउंडेशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? 1972, 67, 62 और 85। तो यहाँ पर यदि हम बात करें डेयरी फाउंडेशन का गठन 1962 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या कह रहा है 97? इसे समझते हैं। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस नीति का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। यह केवल राष्ट्रीय डेटा सेंटर ऑपरेटरों के राज्य में प्रतिष्ठान स्थापित करने का अवसर देगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 2021 के डेटा सेंटर के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। ये बात बिल्कुल सही है। राज्यों पर स्थापित करने का अवसर देगा, ये केवल गलत है। ऑप्शन ए बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या है? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 का लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करते हुए इनक्यूबेटर स्थापित करना है। 200, 250, 100 और 150। तो यहाँ पर यदि हम सही बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 100 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। मेजा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए चंदौली, बी प्रयागराज, सी सोनभद्र और डी मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस जिले में स्थित है मेजा थर्मल पावर? तो ये प्रयागराज में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। वर्ष 2000 में एशिया का पहला ISO 14001 प्रमाणित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा,
तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2101। उत्तर प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा एजेंसी नीडा की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में नीडा की स्थापना के बारे में ऑप्शन दिया है 1983, 85, 96 और 98। तो इसकी स्थापना की गई थी की आपकी 1983 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? ए पीलीभीत, बी बलरामपुर, सी सिद्धार्थनगर और डी कुशीनगर। तो ये जो क्षेत्र है वो कहाँ सीमा क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो ये है आपका कुशीनगर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकारी संस्थान निम्नलिखित नहीं है? केंद्रीय वार्षिक कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, सेंट्रल एवियन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट बरेली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मेरठ, बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका मेरठ में नहीं, वो लखनऊ में है। कहाँ पर है मित्रों? लखनऊ में है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत, यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है 105? राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मौसम और जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता केंद्र है। NCMRWF के अधिदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान क्षमता को मजबूत करने के लिए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का विकास और सुधार शामिल है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कूट सही है, तो यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय मौसम जलवायु मॉडलिंग उत्कृष्टता केंद्र है। तो राष्ट्रीय मध्यम मौसम जलवायु केंद्र यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। पहली बात तो ये समझिए ये किसके है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए हमारा स्टेटमेंट गलत है। NCMRW अधिदेश, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 42, 48, 52, 56 और 61। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या है 107? उसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल में कौन सा है? आपूर्ति, ई तुला, सृष्टि और SSPBY पोर्टल। तो ये पोर्टल है आपका SSPY पोर्टल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए ये पोर्टल किया गया है। आपूर्ति की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। ई तुला की बारे में बात करें तो IT प्रगतिशील उपयोग करके लाइसेंस सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए आता है। सृष्टि की अगर हम बात करें प्रशासनिक सीमा, जिला, ब्लॉक, गाँव और टेम्पो सीट डिजिटलीकरण के लिए सृष्टि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। क्या कह रहा है 108? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्तर प्रदेश में भूलेख पोर्टल के उपलब्ध कराती है? खाते की नकल, जिलावार ग्राम सूची, सभी ग्रामों का विवरण, मिट्टी प्रकार के बारे में विवरण। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही बताइए। तो ये जो उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल के अंतर्गत खाते की नकल, जिलेवार ग्राम, ग्रामों का विवरण, मिट्टी के प्रकार, ये सारे आते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 109। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और कोरोना योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? आरोग्य चिकित्सा सेतु, अमृत ऐप, चिकित्सा सेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो किया गया था वो ये था कोरोना योद्धा
सुविधाओं के लिए चिकित्सा सेतु था। ठीक है, कौन सा था मित्रों? चिकित्सा सेतु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना लोकवाणी प्रारंभ की गई थी 2001, 2002, 2003, 2004। तो लोकवाणी जो सेवा प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 2004 में। किसमें? 2004 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा की अगर हम बात करें, यहाँ राज्यों की बात की गई है, माइंडेड दिल्ली नहीं जोड़ा जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। सरसई नावर झील स्थित है इटावा, मैनपुरी, मथुरा, रायबरेली। तो सरसई नावर जो झील स्थित है वो है इटावा में। कहाँ पर स्थित है? इटावा में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। गाजियाबाद किस नदी के है? यमुना, हिंडन, गोमती, गंगा। तो वो है आपकी हिंडन नदी के किनारे। देवदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? देवदरी जलप्रपात की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसके बारे में ऑप्शन क्या हैं? चंबल, गंगा, चंद्रप्रभा और गोमती। तो देवदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वर्षा होती है? नेक्स्ट मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, गाजियाबाद। तो किस स्थान पर? तो एक, यानी मथुरा में तो सबसे कम होती है। ठीक है, यानी पहला नंबर जहाँ होगा वो तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वो तो सबसे कम होगा ही। ठीक, तो यहाँ पे कूट का सही उत्तर चुनना है। तो अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन सभी शहरों में कम ही वर्षा होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। राजघाट नहर एक संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो राजघाट नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कहाँ पर स्थित है? जो ललितपुर ज़िले में बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। सेखा झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, एटा, बलिया, हरदोई। तो सेखा झील के बारे में बात करें, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। उत्तर प्रदेश किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है? हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए है 24 नवंबर 21, 25 नवंबर 21, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर। तो ये आधारशिला रखी गई थी 25 नवंबर 2021 को। जलोढ़ और काप में एक स्थानीय नाम है। जलोढ़ और कॉप मिट्टी जो है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट मृदा। तो जलोढ़ मृदा जिसका नाम है वही कॉप मृदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, और इसे सूची में लाना है पहले को दूसरे से। तो देवरिया ताल, अलवरा ताल, बरुआ ताल, फ्लोर झील। तो यहाँ पर बात करते हैं तो देवरिया ताल जो होगा वो मित्रों कन्नौज होगा। कहाँ पर होगा? कन्नौज होगा। अलवरा झील के बारे में बात करें तो ये कौशाम्बी होगी। बरुआ सागर के बारे में बात करें तो ये झांसी होगी। फुलार झील के बारे में बात करें पीलीभीत होगी। 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति दैनिक वार्षिक उच्च तापमान सीमा प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी की जलवायु नहीं है। तो निम्न में कौन से कूट उपयोग करके सही उत्तर बताइए? तो ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर, और ये बताना है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर और कब बना। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ठीक।
तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में बना है, बिल्कुल सही है। कतरनिया घाट 1976 में बना है, ये दोनों सही हैं। चंबल अभ्यारण्य 1979, ये भी सही है। और हस्तिनापुर 1986, ये भी सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 4। क्या है? जटायु संरक्षण केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ, बांदा, अलीगढ़, महाराजगंज। तो ये महाराजगंज में बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश किस वर्ष शुरू की गई है? सौर 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 2017 में, ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला है कौन सा? सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर हम यहीं पे बात कर लें, उत्तर में सहारनपुर, पूरब में बलिया, पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में शामली, ठीक है, और अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में सोनभद्र, ठीक, ये हमारे ज़िले हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 7। उत्तर प्रदेश कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये 18 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 8। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। क्या है? लखनऊ, आजमगढ़, गाजियाबाद। जनसंख्या के अनुसार उन्हें स्थापित कीजिए, जनसंख्या के अनुसार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की होगी। किसकी होगी? प्रयागराज की होगी, यानी जो ऑप्शन है हमारा, यानी सबसे ज़्यादा प्रयागराज। 4 नंबर 4 देखिए तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत, प्रयागराज कहाँ क्या है? जनसंख्या के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, सी लास्ट में आएगा, यानी चौथा नंबर सबसे लास्ट, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चौथे के बाद अगर हम बात करें, उसके बाद जो आएगी आबादी वो आएगी आपकी किस में? गाजियाबाद में, यानी तीसरा नंबर। तीसरे नंबर के बाद अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में, यानी दूसरा नंबर, और पहला फिर, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 9। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात शामली में है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिंगानुपात की भी बात करें तो यहाँ पर है 802, गौतम बुद्ध नगर में है 851, बागपत में है 861, हमीरपुर में है 861, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वैसे यूपी का अगर हम बात कर लें तो है 912, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? पीलीभीत, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और खीरी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्या है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई 1978, 1980, 1982, 1984। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, नाबार्ड से प्रयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना के बारे में यदि हम बात करें तो ये शुरू की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहां HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है, तो वो है आपका ऑप्शन सी जगदीशपुर। कहाँ से गुजरती है? अमेठी के जगदीशपुर से गुजरती है, ठीक है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय किस स्थान से होकर गुजरता है? तो वो कहाँ से गुजरता है? मिर्ज़ापुर या नैनी या इलाहाबाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। राज्य भूजल संरक्षण मिशन शुरू किया। तराई क्षेत्र में जल जमाव की समस्या करना, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में बाढ़ की समस्या, भूजल संरक्षण की करना। तो ये है ऑप्शन भूजल संरक्षण मिशन, भूजल संरक्षण की समाप्ति। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 136। हिमालय की तलहटी में दलदली भूमि क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120-50 सेंटीमीटर है और तापमान 18 से 30 डिग्री बीच रहता है। इस क्षेत्र का सबसे
अच्छा वर्णन बुंदेलखंड की पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, तराई क्षेत्र और केंद्रीय मैदान है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, तराई क्षेत्र होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या है 137? गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति फुलर झील से होती है। यह नदी सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों को आधा काट देती है। तो गोमती नदी के संबंध में ये जो दोनों बातें की गई हैं, ये दोनों बातें पूर्णतः क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्या कह रहा है? सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा किसके द्वारा विकसित किया गया था? अदानी, टाटा, आदित्य बिरला और रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये निजी हवाई अड्डा आदित्य बिरला समूह द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। कीठम झील पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? कीठम झील 1989, 91, 93, 95। तो 91 में। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया, काकीनाडा से पुडुचेरी, कोल्लम से कोट्टापुरम और सदिया से धुबरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये भारत का सबसे लंबा है, प्रयागराज से हल्दिया तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लखनऊ जिले के चांद सराय गाँव से शुरू होता है और गाजीपुर के हैदरिया गाँव में समाप्त होता है। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ जिले के चांद सराय गाँव से होता है और गाजीपुर के हैदरिया गाँव में समाप्त। नेक्स्ट है आपका 142। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है कौन सा आपका? तो ऑप्शन ए है हमारा HDFC, ICI, एक्सिस और भारतीय स्टेट बैंक। तो है आपका एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। क्या कह रहा है 143? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? ओबरा, पताटीला, अरहोरा, मेजा। तो यहाँ पे अगर हम ओबरा के बारे में बात करें तो रिहंद नदी पर है, माताटीला बेतवा पे है, अहरोरा गरई पर है, मेजा बेलन पर है। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में घड़ियाल संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और इटावा। तो घड़ियाल संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है? वो लखनऊ में 1975 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील गोविंद सागर, बेला सागर, बरुआ सागर। तो ये है बरुआ सागर झील। ठीक है, झांसी जिले में पड़ती है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। गंगा जल परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई? जापान, कोरिया, USA और रूस। तो गंगा जल परियोजना शुरू की गई है जापान के सहयोग से। नेक्स्ट 147। उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? लोक कला संग्रहालय प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। तो ये है आपकी लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कृषि, सामाजिक कार्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्या है? यश भारती पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश का दूसरा सर्वोच्च सरकार पुरस्कार है, जो गलत है। प्राप्तकर्ता को 20 लाख और 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1994 में शुरू किया गया था और दूसरा नहीं सबसे बड़ा है, पहला गलत। इसके लिए अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपये और 11 लाख रुपये और 50,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। दोनों गलत, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी का पहला अध्यक्ष था? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी डॉक्टर चंद्रशेखर कामबर, मुकेश मेश्राम और जयवीर सिंह। तो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस तरह मित्रों
आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का यूपी पीसीएस से रिलेटेड प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट किया है और शीघ्र ही अन्य पेपरों को अपलोड कर दिया जाएगा और इसके साथ ही सीसेट के पेपर भी अपलोड हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को देखिए और इसके साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट्स वाइज टॉपिक हमने वादा किया था शुरू किया है, तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए क्विक प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन एग्ज़ाम हमने शुरू किया है और इसके अंतर्गत हिस्ट्री की पहली क्लास कंप्लीट हो गई है। आज दूसरा क्लास भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या इस पर कमेंट ज़रूर भेजिए और अपने एग्ज़ाम में मन लगा के तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।